हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हम देख रहे हैं और हिंदी वर्णमाला मैंने स्टार्ट किया है। हम लगातार बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह हम लेके आए हैं और इसको लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लगभग सभी ही जितने भी चैप्टर हैं सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहें। और बहुत ही बेहतरीन यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है और आप इसमें देख सकते हैं कि सारे ही चैप्टर इसमें आपको दिए गए हैं। चैप्टर्स आप देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स दिए गए हैं और ये सारे चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न यहाँ पे सारा ही संग्रह किया गया है। तो इसको आपको बिल्कुल टाइमली देखना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा और फिर हम हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मैं प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाल दूंगी, आप व्याकरण की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अलंकार के प्रश्नों को करवाया है, 100 प्रश्न लगभग हमने इसमें किए हैं और जो कि बहुत ही कलेक्टिव है। बहुत ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है एग्ज़ाम में, ऐसे प्रश्नों को मैंने उसमें रखा है। वो प्रश्न आप ज़रूर देखें और बहुत आपको हेल्प मिलेगा और आपका जितना भी डाउट है ना अलंकार को लेके वो भी क्लियर हो जाएगा। हम और भी आगे करते रहेंगे और चलते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में मिल सके। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश एसआई एग्ज़ाम में जितने भी है यहाँ पे 2021 से लेकर के 23 जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न हुए हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें यूपी पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें देख सकते हैं आप यहाँ पे जितना भी प्रश्न एग्जाम यहाँ पे हुआ है ये सब का क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती जो हुई है बीपीएससी का, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एस सेट की जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, यूपी टेट के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, सी टेट के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, यू टेट हो गया, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, हरियाणा इलाहाबाद उच्च न्यायालय भर्ती परीक्षा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भर्ती परीक्षा, संयुक्त प्रवेश बीएड के जो क्वेश्चंस यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय में जो प्रश्न एग्जाम में इस बार जो पूछा गया था 2023 में उसके 13 जो पेपर है उसका कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। दिल्ली के DSSB का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 2000 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे DSSB से लिया गया है। तो इस तरह से हम देखें तो हर एक जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, सेट, यहाँ तक कि यूजीसी नेट जीआरएफ तक के जितने भी प्रश्न हैं सबका विश्लेषण करके यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप इस प्रैक्टिस सेट का महत्व समझ सकें और आपका समय बचे, आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने से बचें और एक जगह पे अगर आप अच्छे से अपना समय देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। तो पूरे हिंदी को हम कवर करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत कर सकें और ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर सकें। कल हमने लगभग 30 प्रश्न कर लिया था और आज हम 31 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और कल का आपने कोई अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाकर ज़रूर देखिए। 30 प्रश्न में हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया है जिससे आपका जो थ्योरिकल पार्ट है वो भी कंप्लीट हो रहा होगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सारे नोट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। जितना भी वर्णमाला से संबंधित चीज़ है, जितने भी प्रश्न है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे और आपका एक एक चीज़ यहाँ पे कवर होगा। आप नोट्स बनाते चले ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। आप नोट्स से अच्छे से एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास अपना नोट्स हो ताकि आप रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है।
और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि समूह वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो कल मैंने आपको बताया था जितने भी उच्चारण स्थान हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई थी, तो आपने ज़रूर उसको देखा होगा, और नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन है हमारा श, ह, च और छ। यहाँ पे श, री, ट और ठ, स, त, द और द, अ, क, ख, ग। तो यहाँ पे हम देखेंगे मूर्धा की बात की जाएगी। मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि अगर हम यहाँ पे अपना फेस देखते हैं तो यहाँ पे कंठ होता है, जो कि क वर्ग जो है हमारा कंठ से हो जाएगा। च वर्ग हमारा यहाँ पे तालु होता है, तो त से हमारा तालु से हमारा च वर्ग हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मूर्धा की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके बाद ही आता है मूर्धा, जो कि दांत के ठीक ऊपर, अगर आप जीभ से टच करेंगे तो दांत के ठीक ऊपर में जीभ से आप अगर टच करेंगे तो आपको जो खुरदरी पार्ट आपको जो फील होगी वो ही हमारा मूर्धा वाला स्थान होता है। ठीक है, तो वहाँ से जो स्पर्श होता है वही हमारा मूर्धा स्थान होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे आपको आंसर तो दिख रहा होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे राइट आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। देख लेते हैं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, हर एक प्रश्न से आपको बहुत ही बहुमूल्य देखने को मिल रहा है। एक्सप्लेनेशन की वजह से ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, उपयुक्त विकल्पों में दिए गए वर्णों में उच्चारण स्थान इस प्रकार से दिया गया है, श, री और ट और ठ। आपने देखा कि ट और ठ हमारा मूर्धा के अंदर आ जाता है, हमने अभी आपको बताया था। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ कंठ है, फिर तालव्य है, फिर कंठ, फिर मूर्धा है। तो क के बाद क्या आता है, च आता है, च के बाद क्या आता है, ट, ट वर्ग आता है, तो ट हमारा मूर्धा में हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते थे। और श, श, श भी, ये वाला श हमारा मूर्धा श होता है, और री भी हमारा मूर्धा में आता है। तो इस तरह से ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम देख ले अगर, तो ये वाला आपका तालव्य स होता है, ये आपको पता ही होगा, तालव्य स होता है। ह आपका तालव्य में आता है। च, छ वाली जो श्रेणी है, च हमने आपको बताया अभी यहाँ पे कि ये तालु होता है, उसके बाद यहाँ मूर्धा होता है, फिर हम दंत की ओर जाते, फिर ओष्ठ की ओर जाते। इस तरह से हमने कल ही सारा चीज़ देखा था। तो यहाँ पे देखिए तालव्य हमारा च वर्ग में आता है, तो ये तालु हो जाएगा। स, त, थ और द, तो त, थ, द, ध वाला जो आपका किस में आ जाएगा, दंत में आ जाएगा। और स, तो ये दंत स तो है ही, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और फिर क वर्ग हमारा कंठ में आ जाएगा, और अ भी हमारा कंठ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो अंग और अह, यहाँ पे अह की बात की जा रही है। अगर आप इसको उच्चारण करें तो आपको सीधा समझ में आएगा कि यहाँ पे कंठ से हम इसका उच्चारण स्थान देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में आया हुआ एग्जाम है, सी सेट में 2023 में, है ना। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे क वर्ग, ह, ओ, आ और विसर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इतना जो है क वर्ग पूरा, यानी क, ख, ग, घ, अंग, ये पूरा वर्ग, और स्वर में देखा जाए तो ओ, आ और ह और विसर्ग, ये विसर्ग मतलब आह, ये सब आपका कंठ में आता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा और पूरा प वर्ग किस में आता है, ओष्ठ में आता है। और छोटी ई, बड़ी ई तथा च वर्ग और थ और तालव्य स आपका तालव्य में आता है। और स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण कौन से हो जाएंगे। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको कोशिश करती हूँ एक बार समझाने का। जैसे कि क, ख, ग, घ लिखते हैं, तो हर जो भी हम लिख रहे हैं अंग, ये जो अंग होता है, और च, छ, ज, झ, य में जो ये य होता है, इस तरह से जो पांचवा वर्ण है हमारा, वो हमारा अनुनासिक होता है। कई बार ये प्रश्न हमारा देखने को मिलता है, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ आपको एक बार और समझाने की। जैसे कि देख लीजिए, अंगूर लिखते हैं हम, अंगूर लिखते हैं,
तो उसमें जब हम अंग डालते हैं ना, तो ये वाला हमारा क्या अनुनासिक के अंदर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, हर पंचम वर्ण म भी हमारा म भी हम इस तरह से यूज में लाते हैं, ठीक है। और न तो हम लाते ही हैं, इस तरह अंत लिखते हैं, हम अंत लिखते हैं ना, अंत लिखते हैं तो ऐसे अंत हम आधा न और तो भी लिखते हैं अंत, और ऊपर बिंदु देके भी लिखते हैं। तो इस तरह से अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पंचम वर्ण हमारा किस में आता है, तो अनुनासिक में आता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण तालव्य कौन सा नहीं है, कौन सा वर्ण यहाँ पे तालव्य नहीं है, ठीक है। तो तालव्य सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको बार बार करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे कंठ में क हो जाता है, उसके बाद तालु आता है तो तालु में हमारा च हो जाता है। अब यहाँ तालव्य पूछ रहा है, तो देख लीजिए एकदम ईजी है कि क हमारा कंठ में आता है, तालव्य में नहीं आता है। यहाँ पे वही पूछ रहा है, च छ और झ, ये तीनों ही हमारे च वर्ग के अंदर आता है, तो ये तालव्य हो जाएगा और क हमारा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिए गए वर्णों में क वर्ण कंठ है, जबकि च छ झ वर्ण तालव्य है। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को हम तालव्य कहते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग और य और श। तो हमने यश पढ़ लिया था कि यश जो है वो कहाँ से होता है, तालव्य से होता है। तो आप ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे कि तालव्य में कौन कौन सा आ जाएगा। स्वर में ये वाले आ जाएंगे और स्पर्श व्यंजन में आपके ये वाले आ जाएंगे। यश आपका यानी य और श भी आपका तालव्य में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अब यहाँ कंठोष्ठ मतलब क्या हो गया, कंठ और ओष्ठ दोनों से मिला हुआ यहाँ पे स्वर की बात की जा रही है। देखिए स्वर की बात की जा रही है, दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मैंने अभी लिखवाया है, जस्ट आपको बोला है नोट करने के लिए। हमने देखा था कि कंठ से हमारा अ आ होता है और क वर्ग होता है, और ओष्ठ से हमारा क्या होता है, ओष्ठ से हमारा ऊ, छोटी ऊ बड़ी ऊ हो जाती है, और हमारा ओठ से हमारा प वर्ग हो जाता है। ये हमने अभी देखा है। और यहाँ पे जब हम इसको संयुक्त रूप से देखेंगे तो अ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, यहाँ पे फिर से इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अ जो है हमारा कंठोष्ठ है, यानी कंठ से भी बोला जा रहा है और ओठ से भी बोला जा रहा है। तो कंठ ध्वनि कौन सी आ जाती है, ओ आ और क वर्ग। ये बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तालव्य ध्वनि हम देखें तो छोटी ई बड़ी ई, यहाँ पे हो जाएगा च वर्ग और य और श। मूर्धन्य की बात करें तो ट वर्ग और श। दंत ध्वनि की बात करें त वर्ग र ल और श। ओष्ठ ध्वनि की बात करें तो प वर्ग, और कंठ तालव्य की बात करें तो ए ऐ देख लीजिए आपका कहाँ आ रहा है, कंठ तालव्य में, और कंठोस्थ में ओ और औ आपका आता है। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसको नोट कर रहे होंगे, तभी ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि देख के सिर्फ याद नहीं हो रह सकता है, क्योंकि इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो आपको ये याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चंस को करते करते ही याद हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ध्यान से बस आप देखते रहें। यहाँ पे देखिए कंठ तालव्य की बात अभी अभी हमने किया है। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा उदाहरण है, दीर्घ उ, औ, री या ऐ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और ऐ हमारा किस में आ गया, कंठ तालव्य में, है ना। अभी देखिए यहाँ पे हमने किया है जस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हमने किया है, कंठ तालव्य ध्वनि हमारा क्या हो जाएगा, ए और ऐ, और कंठोष्ठ क्या हो जाएगा, ओ और औ। सिर्फ सिंपल इतना सा याद रखिए। बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे आपको इसलिए समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, कंठोष्ठ आखिर है क्या। तो यहाँ पे कंठ और ओष्ठ की मिश्रित रूप से यहाँ पे ध्वनि को दिखाया गया है।
जब हमने पढ़ा था संयुक्त स्वर में, ठीक है, जहाँ पे हम अ और ए के मेल से ओ को बनाते हैं। तो ये सब हम संधि में और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब आपको मैं थ्योरिकल पार्ट करवाऊँगी। मैंने सोचा है थ्योरिकल पार्ट भी मैं करवाऊँगी, पर अभी हम प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं और प्रैक्टिस हम भरपूर करेंगे, जिससे हमारा आधा से ज़्यादा थ्योरिकल पार्ट तो ऐसे ही कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कशन को भी देख रहे हैं, जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन है इसे भी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इस तरह से। ये चलते हैं, यहाँ पे आपको ये समझ में आ ही गया है, ये ज़रूरत नहीं है। कौन सा ओष्ठ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कौन सा वन ओष्ठ नहीं है, तो म, ब, उ और आ। यहाँ पे आप राइट आंसर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, आ हमारा ओष्ठ के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ओष्ठ के अंदर क्या आएगा, ये आ हमारा किसके अंदर आएगा, कंठ के अंदर आ जाएगा, कंठ के अंदर आ जाएगा। अभी भी हमने किया है अ आ हमारा, और क वर्ग हमारा किसके अंदर आ जाता है, कंठ के अंदर आ जाता है। बाकी ऊ, छोटी ऊ और बड़ी ऊ आपका ओष्ठ में आ जाता है, और ब भी आपका ओष्ठ में आ जाएगा, म भी आपका ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है, उ, अ, छोटी ई या बड़ी ई। अब यहाँ पे कंठ पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, अ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा कि अ हमारा और अ और आ ये दोनों ही स्वर में हमारे कंठ में होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चंस बनेंगे, जितना क्वेश्चंस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका टॉपिक जो है वो क्लियर होते जाएगा। ये देखिए, आपका DSSB हिंदी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और DSSB TGT मैथ्स में भी, यूपी SSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। ई, च, छ, ज, झ और य, ये हमारा किस में आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, अभी अभी हमने इसको किया है कि च वर्ग हमारा किसके अंदर आता है। आंख मूंद के आप लगा सकते हैं इसका ऑप्शन, तालव्य। ठीक है, तालव्य हमारा आता है। मैं आपको बार बार ये पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल ध्यान में आ जाए। देखिए, ये आपका नाक मैंने बनाया है, ये होठ है। मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस आपको समझने के लिए मैं कर रही हूँ। ये कंठ है आपका, यहाँ पे कंठ होता है ना, कंठ है आपका, तो क से कंठ में आपका, यानी कि आपको ऐसे जाना है, इस तरह से हम चलेंगे। पहले क होता है, उसके बाद हमारा च वर्ग होता है, उसके बाद हमारा कौन सा वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, उसके बाद हमारा त वर्ग होता है, उसके बाद हमारा प वर्ग होता है। ऐसे होता है ना, क ख ग तो सबको आता है। तो कंठ हो जाएगा, उसके बाद तालव्य हो जाएगा, तालव्य से च वर्ग हो गया, उसके बाद मूर्धा आ जाएगा, तो मूर्धन्य से ट वर्ग हो गया, उसके बाद हमारा दंत आ जाएगा, दंत से त वर्ग हो गया, और उसके बाद हमारा होठ आ जाएगा, ओष्ठ, ओष्ठ से हमारा प वर्ग हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने याद की है, मैं आपको बार बार करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको बार बार दिखाया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से याद हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं तो कहूँगी आप इसको नोट कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है, अच्छे से आपके नोट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, जीवा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जीवा के आधार पे पूछ रहा है, और हमने कल ही किया है ये क्वेश्चन कि ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, ये हमारा मान लीजिए, एक मिनट, ये हमारा जीभ है, तो ये ऐसे बांट दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया अग्रभाग, ये हमारा मध्य हो गया, और ये हमारा पश्च हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तीन हिस्से में हम बांटते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अग्र स्वर जो होता है वो हमारा अग्रभाग यानी आगे के भाग को कहते हैं, जिसमें हमारा ई, छोटी बड़ी ई और ए और ऐ होता है। ठीक है, मध्य स्वर में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मध्य स्वर में हमारा हो जाता है, जीवा के मध्य भाग क्रियाशील होती है इसमें, और अ इसमें हमारा हो जाएगा मध्य स्वर में, जीवा के आधार पे। पश्च स्वर में हम देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उत्तापित होता है वो पश्च स्वर में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा, ओ और औ, मतलब आ ऊ ओ ओ औ।
ये हमारा पष्ट स्वर में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ओष्ठ की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऊ और छोटी ऊ बड़ी ऊ हमारे किस में आ जाते हैं? ओष्ठ में आ जाते हैं। हमने इसको ऑलरेडी कर रखा है, एक बार आप इसको भी देख लीजिए। कंठ में ओ आ, यहाँ पे सिर्फ स्वर के बारे में बात की जा रही है। तालु हमारा छोटी ई बड़ी ई, मूर्धा हमारा री, ओष्ठ हमारा ऊ और छोटी ऊ बड़ी ऊ, कंठ हमारा ए ऐ और कंठोष्ठ हमारा, कंठ तालव्य हमारा ए ऐ और कंठोष्ठ हमारा ओ अ हो जाएगा। सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य, अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप आपका ये टॉपिक समझिए क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग 100-150 से ज़्यादा प्रश्न करेंगे इसको लेकर के। और अब यहाँ पे जो भी मेन चीज़ें थी वो हमने डिटेल से हमने देख लिया एक्सप्लेनेशन में, तो हम क्वेश्चंस पे अब थोड़ा सा फोकस करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कंठ तालव्य कौन सा हो जाएगा? अभी अभी जस्ट हमने देखा है, यहाँ पे हमारा ए और ऐ कंठ तालव्य में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु मतलब कंठ तालव्य है, तो अभी अभी हमने देखा था कि ए और ऐ हमारा कंठ तालव्य है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओ और ओ अभी अभी हमने देखा था, देखिए ये आपका यूपी बीएड एग्जाम या फिर हरियाणा टीजीटी में भी आया हुआ प्रश्न है 2020 में। तो ओ और ओ अभी हमें देखा हमने कंठोष्ठ हो जाता है, कंठ और ओष्ठ से मिश्रित, ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओ और ओ आपको बिल्कुल याद हो जाएगा यहीं पे, बहुत ज़्यादा आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहीं पे ये याद हो जाएगा अगर आप एक पूरे वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से। ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे लेवल जो है वो ऊंचा होते जाएगा एग्ज़ाम का, और क्वेश्चंस का लेवल ऊंचा होते जाएगा और हर तरह के प्रश्न हम करेंगे। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार में भी निकलती है, उस अनुनासिका को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पे बात की जा रही है अनुनासिकता का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। देखिए अनुनासिक और अनुस्वार दोनों में अलग होता है। देखिए अनुस्वार होता है आपका ये, और आपका अनुनासिक होता है ये, चंद्र बिंदु होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चंद्र बिंदु, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चंद्र बिंदु का यहाँ पे प्रयोग होता है किसमें? अनुनासिक में। और अनुस्वार में क्या होता है? बिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे अंगूर वाला अंग हमारा अनुस्वार में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वैसे समझ में आ गया होगा, पता होगा पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अनुनासिक का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका नाक और मुंह होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक एवं मुंह से होता है। अनुनासिक का चिन्ह आपका चंद्र बिंदु होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभावित, संभावना, संभव या संभालना। अब यहाँ पे अनुनासिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, संभावित तो अनुस्वार हो जाएगा, संभव में भी अनुस्वार हो जाएगा, संभालना इसमें भी आपका अनुस्वार हो जाएगा, संभावना, संभालना आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, संभालना। अब देखिए आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा कि जो पंचम वर्ण है हमारा क ख ग घ अंग में, जो अंग वाला जो है च छ ज झ य में य हो गया, ट ठ ड ढ न में न हो गया, तो इस तरह से जो ये वाले जो पंचम वर्ण होते हैं वो आपके अनुनासिक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों के अंदर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है अनुनासिक कौन है, तो आप देखेंगे संभालना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संभालना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या एक्सप्लेनेशन है इसका,
निम्नलिखित में संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है, इसके उच्चारण में वायु नाक से कम और मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में प्रायः विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में इसे दर्शाया जाता है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त होता है, तो आप इसको चंद्र बिंदु के रूप में भी लिख सकते थे, ठीक है, संभालना। लेकिन यहाँ पे संभावित, यहाँ पे म का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे आप अगर संभावित लिखेंगे तो संभावित आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यही बात मैं आपको बता रही थी उस वक्त कि हम पंचम वर्ण का बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, संभावित हम ऐसे भी लिख सकते हैं और संभावित हम ऐसे भी लिख सकते हैं। संभव, संभव कई बार हमने लिखा है, संभव हम ऐसे भी लिखते हैं, संभव ऐसे भी लिखते हैं, और संभव हम बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं। संभावना, तीनों में म का प्रयोग हो रहा है। एक संभालना में ही संभालना, यहाँ पे आपका अनुनासिक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुनासिक। अनुनासिक स्वर हम इसी को कहते हैं जिसमें हवा नाक से निकलती है उच्चारण करते समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए, इसका आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई। और निर्नुनासिक स्वर के हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती, जैसे आ, ई। और अगर आप ई लगा देते हैं तो देखिए आपको नाक से भी हल्का हवा निकलता है। इस तरह बोलने से उच्चारण करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? देखिए, आपको इससे पहले मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे निर्नुनासिक हो जाएगा, निर्नुनासिक, ठीक है। जहाँ पे निर मतलब नहीं होता है, तो जहाँ पे अनुनासिक नहीं है, यानी कि नाक से हवा नहीं निकलती है, केवल मुख से हवा निकलती है, वहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा निर्नुनासिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे ओठों की आवृत्ति के आधार पे स्वर का विभाजन जो हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ओठ की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी होते हैं? अवृतमुखी मतलब, वृत्त मतलब होता है गोल, और अ मतलब जो गोल नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आप इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आपको राइट आंसर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ई। ई में आपका गोल मुंह नहीं हो रहा है ना, ऊ में भी होता है, छोटा ऊ में भी होता है, ओ में भी आपका मुख की आकृति, होठों की आकृति आखिर गोल हो जाती है। तो आप इसको ऐसे भी आंसर लगा सकते थे। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। दो प्रकार से ये हमारा है, एक है अवृतमुखी, एक है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं वह अवृतमुखी के अंदर आते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। और वृत्तमुखी कौन से हो जाएंगे? जिसमें ओठ आपके गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ, बड़ी ऊ, ओ, और औ, यानी डॉक्टर वाला अ। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे अ लगाती है, अ वाला जो आपका होता है ये भी आपका वृत्तमुखी के अंदर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, स्वर संबंधी कुछ नियम है। शब्द है हमारा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ के बारे में आपको बताना है, जो आपको मैंने कल भी इसके बारे में आपको डिटेल से समझाया था कि समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्धविवृत, ये सब क्या होता है। ये देखिए आपके कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पश्च समृत। देख लेते हैं यहाँ पे, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा ऊ पश्च समृत स्वर के अंदर आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। आ, ऊ, ओ, औ, ये समृत के अंदर आता है। उन स्वरों को हम कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है। ध्यान से रखेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है समृत। समृत कौन सा होता है? जब मुख द्वार बंद हो जाता है, जैसे कि ई, ऊ और ऊ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर का वर्गीकरण नहीं है। अब हम किस तरह से स्वर का वर्गीकरण नहीं करते हैं वो बड़ा बात यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा द्वित्व। द्वित्व जो है वो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। द्वित्व शेष तीन जो स्वर हैं वो स्वर के ही भेद हैं,
मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी किया है, कल ही किया है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ये 3 प्रकार से होते हैं। ये जो हर्ष स्वर है यही हमारा मूल स्वर भी कहलाता है। अ, ई, उ और री। आ और बड़ी ई और बड़ी उ हमारा दीर्घ के अंदर आ जाएगा, और संयुक्त में हमारा ये वाला आ जाएगा। कैसे कैसे क्या क्या बंटवारा किस तरह से होता है वो सब हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मात्रा के आधार पर भी हमारा 3 होता है। हर्ष स्वर या एक मात्रिक स्वर इसी को कहते हैं, देखिए ये भी मूल स्वर ही है इसको। और दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर इसको कहते हैं। और प्लुत स्वर देख लीजिए, इस तरह का इसका होता है, ऐसे करके इसका चिन्ह होता है जो बुलाने के किसी को बुलाने के या ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को हम उच्चारण करते हैं तो हमारा प्लुत स्वर वहाँ पे हो जाता है। और ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता, ये हमारे संस्कृत में प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी में हम इसे नहीं मानते हैं। ये सारी बात, ये सारी कहानी मैंने आपको कल भी बताई थी, आपको याद होगा, आपने देखा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि किसके अंदर आएगी? स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अर्ध स्वर। अब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वर। री हमारे स्वर के अंदर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण उदाहरण कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके प्राणत्व के आधार पे होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इस तरह से ये सारी चीज़ें भी अभी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ब। प, फ, ब। यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि सारे ही प वर्ग हैं, तो यहाँ पे ओष्ठ तो सारे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। किस तरह से, हम यहाँ पे देख लेते हैं। भ हमारा ओष्ठ तो है, लेकिन महाप्राण घोष वर्ण है। देखिए यहाँ पे मिक्स कर दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है इसको। यहाँ पे महाप्राण और घोषत्व ये दोनों के ही आधार पे, और ओष्ठ ये मतलब समझा जाए अगर तो ये तीनों के आधार पे प्रश्न को पूछा गया है, मिक्स करके कि किसके अंदर ये तीनों ही विशेषताएं आपको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम देखें ब, तो ओष्ठ है। ओष्ठ तो यहाँ पे आपके चारों हो जाएंगे क्योंकि ये प वर्ग है, ठीक है। तो आपको मैं इजी करने के लिए समझा रही हूँ कि प वर्ग हमारा ओष्ठ के अंदर आता है, तो ये वाला कहानी तो खत्म हो गया। फिर अगर हम ब भ की बात करें, देखिए अगर आपको मैं इजी वे में समझाऊँ, थोड़ा समय दीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। प में हम इंग्लिश में इसका उच्चारण करते हैं पी से, तो जहाँ पे पी आ गया, प, फ, फ में कहाँ से? पी एच से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पे पी एच वाला फॉर्म आता है कोई भी, जैसे बी हो गया, ए बी, बी होता है ब, तो बी क्या हो गया? घोष हो गया। बी हो गया अल्प प्राण, और महाप्राण क्या हो गया? बी एच, बी एच यानी भ, यानी यहाँ पे इस तरह के जो यूज होते हैं ना वो हमारे महाप्राण होते हैं, जहाँ ज़्यादा प्राण लग रहा है बोलते वक्त। प हम आसानी से बोल दिए, फ बोलने में हमें ज़्यादा प्राण, ज़्यादा हमें वायु की ज़्यादा यूज हो रहा है, ज़्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है। प, फ, ब। अब यहाँ पे ब फिर से क्या आ गया? बी, तो यहाँ पे ये सिंगल में आ रहा है ना, तो ये हमारा फिर से अल्प प्राण हो गया। अब प, फ, ब, भ हो गया। भ हमारा कैसे होता है? बी एच होता है, तो बी एच आ गया, ये हमारा भ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये महाप्राण हो जाएगा। तो आप ऐसे अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट और थर्ड आपका क्या हो जाता है? अल्प प्राण, और ये आपका महाप्राण हो जाता है। और पंचम वर्ण जो होता है म भी तो आपका एम से आ रहा है, ये भी सिंगल है, यानी कि 1, 3 और 5। इस तरह से ये आपको पूरा समझाने का क्रम मेरा यही था कि 1, 3 और 5 आपका क्या होता है? अल्प प्राण होता है, और 2 और 4 वाला जो सीरीज होता है वो आपका महाप्राण होता है, ठीक है। इसको हम आगे और समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे राइट आंसर हमारा ब था, जो कि अल्प प्राण था और घोष था। बाकी सब क्या है? अघोष है। ये 2 अघोष है। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है? अल्प प्राण पूछा है तो यहाँ पे अल्प प्राण तो ब हो गया, भ आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। घोष तो दोनों था, लेकिन
भ आपका महाप्राण था, ब ही एक फिट हो रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, जहाँ ओष्ठ भी था, अल्प प्राण भी था और ये घोष भी था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं तालव्य ध्वनि कौन सी है। तालव्य की बात की जा रही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी देखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देख लीजिए, तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है च और छ, ज और झ, एक मिनट, च छ भी हो जाएगा, ज झ भी हो जाएगा, ट ठ तो नहीं होगा, लेकिन एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा एक से ज़्यादा है, तो एक से अधिक हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, च वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ये सब तो अब आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है। च वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देख ही रखा है पहले से ही। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए आपका KVS PRT में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, यूपी PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी SI हाई कोर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ARO का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। प1 हमारा उच्चारण स्थान कौन सा है, बहुत ही ज़्यादा अब तो ईजी आपके लिए होगा, ये आपको याद रख लेना है और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। क च इस तरह से हमने पूरा देखा था। तो प हमारा क्या था, लास्ट में आता है। और बहुत कुछ याद ना आए ना, तो आप मन में ही आप अपना उच्चारण करके देख लीजिएगा। प से क्या हो रहा है, होठ आपका टच हो रहा है, होठ टच हो रहा है ना, तो ओष्ठ है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप उच्चारण करके भी इसको याद रख सकते हैं, उच्चारण करके। अब यहाँ देख लीजिए क्या है, त्रिवेणी शब्द में त्र वर्षों के योग, वर्ष नहीं हो गया, वर्ण होगा, ठीक है, वर्णों के योग से बना है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है त्र आपका किस वर्णों के योग से बना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए आपका त होगा आधा, एक मिनट, त होगा आपका आधा और र होगा पूरा। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि त आधा होगा कि र आधा होगा। देखिए त आपका आधा होगा और र पूरा होगा, तब आपका हो जाएगा त्र। इसी तरह से छ का पूछा जाता है, छ का पूछा जाता है, इसी तरह से ज्ञ का भी पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म में यहाँ पे बताना है। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, असंगत बताना है, यानी कि कौन सा गलत है। त थ द ध 9 के अंदर आता है, तो ये तो सही है, ये भी आपका सही है, प भी आपका सही है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। यह हमारा मूर्धन्य के अंदर नहीं आता है। आप अब इस टेबल को थोड़ा देख सकते हैं, KVS PRT में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, करवा रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। अंतस्थ में हमारा आता है य र ल व, ठीक है, ऐसे भी हमने याद किया था। य और श, यश हमारा किस में आता है, तालव्य में आता है, य और श हमारा तालव में आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ वर्णों के योग। देखिए अभी आ गया, अभी आपको मैंने बोला इसका क्वेश्चन भी आएगा, ये भी KVS PRT में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ज्ञ का योग यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला ज। यहाँ पे आगे वाला आपका आधा ही होगा। अभी हमने त्र देखा था ना, त्र में त आधा था प्लस र था, तो त्र हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ज्ञ, ज्ञ में भी ज जो हमारा है वो आधा हो गया, और य यहाँ पे य हो जाता है। जो च छ ज झ य वाला य है वो यहाँ पे हो जाएगा, तब हमारा बनता है ज्ञ, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर तो आपको दिख रहा है, पर ये आंसर क्यों है और क्यों होना चाहिए, इसका समझ आप जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए सिर्फ आंसर को नहीं देखना है, ये आंसर यहाँ पे क्यों है इसको भी देखना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि KVS का लगातार प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कई बार वर्णमाला से पूछा हुआ प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा असंगत है, फिर से यहाँ पे उच्चारण स्थान से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ह हमारा कंठ है, बिल्कुल सही है, ये तो तालव्य श है, सबको पता है। और यहाँ पे ट ठ, ट हमारा मूर्धन्य वाला है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा श। ये श हमारा दंत्य है ना, ओष्ठ नहीं है, दंत्य है हमारा।
वत्स भी इसमें आ जाता है आंसर में, दंत भी आ जाता है, तो दंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से स ओष्ठ के संगत युग में है, क्योंकि स वर्ण जो है वो दंत के अंदर आता है। और ये आता है, ये भी आप एक बार रफली देख लीजिए कि क वर्ग आपका आता है, ओ आ ह आता है, और विसर्ग ये सब आपके कंठ में आते हैं। तालव्य में आपका च वर्ग आता है, और स्वर में देखा जाए तो ई और ई आता है, य और श आता है। मूर्धन्य में ट वर्ग आता है, री आता है, और र और श आता है। दंत में आपका त वर्ग आता है, और ये दंत श आता है। और ओष्ठ में आपका प वर्ग आता है, और उ आता है। तो ये पूरा टेबल आपको एक बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा, एक मिनट, अब देखिए ये श आपका कहाँ आ जाएगा, ये श आपका आ जाएगा दांत, दंत होता है ना, और ये वाला श आपका आ जाएगा मूर्धा, और ये वाला श आ जाएगा आपका तालु, और ये न आपका नासिका के अंदर आ जाएगा। कितना इजी है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 का 3 हमारा एक ही में है, तो इस तरह आ जाए तो और भी मज़े है क्वेश्चन करने में, है ना। एक ही में ऑप्शन मिल जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने अब तक तो लिख ही लिया होगा, आपको ध्यान में भी आ गया होगा। और ये हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने लगभग 35 प्रश्न हम कर लेते हैं आज, 65 तक कर लेते हैं, काम करते हैं 65 तक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, तालु से नहीं टकराती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ज तो हो गया आपका तालव्य, च छ ज झ, ये श भी आपका तालव्य ही होता है, च भी आपका तालव्य ही होता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि तालव्य कौन सा नहीं है। क्वेश्चन की भाषा को ध्यान से समझना है। तो घ हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये आपका कंठ होता है ना। हमने पढ़ा है कि क वर्ग हमारा कंठ के अंदर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पूछा जा रहा है किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, अनुनासिक का प्रयोग यहाँ पे पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, शंकर। यहाँ पे आपका अनुस्वार का प्रयोग है, हिंदी में भी अनुस्वार का प्रयोग है, अतः यहाँ विसर्ग का प्रयोग है आपका, दोनों में ही। यहाँ पे अंग और आई आपके अयोगवाह है, और यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु दिया हुआ है, तो आप अनुनासिक को चंद्र बिंदु से पहचान सकते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, चांद, सांस, आंधी, ऊंट, तो इस तरह से ये सब आपका क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है ओष्ठ वन किस विकल्प में है, ओष्ठ वन की बात की जा रही है। अब हम देखते ही इसको काट देंगे, ये तो कंठ में आता है, ओ यहाँ आ गया तो ये भी आपका ओ तो कंठ में आता है, तो ओष्ठ तो होगा नहीं। प फ ब भ, अब देखिए यहाँ पे प वर्ग आ गया, प वर्ग हमारा ओष्ठ में आता है, त वर्ग हमारा किस में आता है, ये वाला त वर्ग हमारा किस में आता है, यहाँ हमारा मूर्धा में आ जाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन है। अब यहाँ पूछा जा रहा है संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन है, मतलब जो दो वर्णों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, वो वर्ण की बात की जा रही है, स्वर की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि देखिए आपका स्वर जो होते हैं वो तो सारे ही व्यंजन में होते हैं। अब जैसे हम क लिखते हैं तो क हम कैसे बनाते हैं, आधा क और अ से बनाते हैं, हमेशा आगे वाला जो आधा होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तो राइट ऑप्शन सीधा सीधा हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा छ, त्र, ज्ञ और श्र है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन आज का, ज़रूर बताइएगा। हेल्पफुल होगा तो लाइक कीजिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों तक पहुंचाइए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।